गुड मॉर्निंग सभी को। आज जो शैवाल हम पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक नील हरित शैवाल है, नॉस्टॉक। नॉस्टॉक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नील हरित यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्लास है इसकी वही साइनोफाइसी, सबसे प्रिमिटिव क्लास। ऑर्डर नॉस्टोकेस, फैमिली नॉस्टोकेसी। इसकी इंडिया में 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। नॉस्टॉक कम्यूनी, नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी, ये इंडियन प्रजाति है। नॉस्टॉक कम्यूनी एंड नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी। ये जो शैवाल है ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकी है। अनब्रांच्ड फिलामेंट होता है इसका, बहु अशाखित तंतु होता है। और लेकिन ये तंतु बहुत सारे मिलके एक कॉलोनी बना लेते हैं, क्योंकि कॉलोनी के चारों तरफ एक श्लेष्मा की परत होती है, उसमें ये आवरण में सारे के सारे तंतु मिक्स हो जाते हैं। ऐसा लगता है बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन शाखाएं नहीं होती, तंतु अशाखित है, लेकिन बहुत सारे तंतु मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं। ये जो कॉलोनी है ये जो मैच्योर नहीं होती वो तो बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन जो मैच्योर हो जाती है वो मटर के दाने के बराबर हो जाती है कॉलोनी इसकी नॉस्टॉक की। यानी एक तंतु बहुत सारे तंतुओं के साथ जुड़ जाते हैं और उसके ऊपर श्लेष्मा का आवरण रहता है और मटर के दाने के बराबर एक कॉलोनी हो जाती है, जिसमें असंख्य, जिसके अंदर लाखों तंतु होंगे किसके, नॉस्टॉक की। और ये कॉलोनी पानी के ऊपर तैरती रहती है, क्योंकि मैंने बताया ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। लिखा नहीं है यहाँ पे, ये जो है ये फ्रेश वाटर का शैवाल है। इसमें पाया जाता है बिल्कुल फ्रेश वाटर, तालाबों में, नदियों में, झीलों में, है ना। जो पोखर बन जाती हैं, पानी के जो गड्ढे बन जाते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है और उन पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। इसकी कॉलोनी ऊपर तैरती रहती है, पानी के ऊपर फ्लोटिंग करती रहती है, ठीक है। और एक जो मैंने बताई थी स्पीशीज नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी, इसकी कॉलोनी तो एक मुर्गी के अंडे के बराबर इतनी बड़ी बन जाती है कॉलोनी। करोड़ों करोड़ों के उसके अंदर ये होंगे नॉस्टॉक के फिलामेंट्स। तो कॉलोनी कितनी बड़ी बन जाती है, हैन के एग यानी मुर्गी के अंडे के बराबर बन जाती है। और कुछ प्रजातियां ऑन वेट ट्रंक, जो तना होता है पेड़ का, वृक्ष का तना जो गीला है उसके ऊपर भी पाई जाती है, गीले पत्थरों के चट्टानों के ऊपर भी पाई जाती है। एक प्रजाति है कैमियम, ये राइस फील्ड में पाई जाती है, जो मैंने ऑसिलेटोरिया में भी बताया था कि चावल की खेती में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करते हैं। एक प्रजाति जो नॉस्टॉक कम्यूनी है, ये गीली मिट्टी की सतह पे भी, ऊपर भी पाई जाती है और गीली मिट्टी के नीचे 1 मीटर नीचे तक भी पाई जाती है, ऑन सॉइल सरफेस और बीनीथ द सॉइल 1 मीटर डीप, 1 मीटर गहराई तक मिट्टी के नीचे भी पाई जाती है। तो ये टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है। टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय स्पीशीज है, बाकी वैसे सारी कैसी है, जलीय है। पंक्टिफॉर्मी मैंने जो बताई थी आपको अभी, जिसका अंडे के बराबर एग अंडे की मुर्गी के अंडे के बराबर की साइज हो जाती है, वो जो पंक्टिफॉर्मी है ये साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, उसके कोरोलॉइड रूट में भी पाई जाती है। और एंथोसिरोस एक ब्रायोफाइट है, मॉस है, उसके कॉलोनी में भी, थैलस की कॉलोनी में भी, थैलस के कॉर्टेक्स में भी पाई जाती है नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी। तो ये कुछ प्रजातियां जो अलग अलग पाई जाती हैं, क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछे जाते हैं। ऐसे ही नॉस्टॉक कोलेमा है, ये लाइकन्स के अंदर पाई जाती है। लाइकन्स हमेशा शैवाल और कवक का मिश्रण होते हैं। शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसमें कोलेमा लाइकन्स के अंदर पाई जाती है शैवाल का प्रतिरूप के रूप में। तो ये इस तरीके से ये हुआ जनरल इसके कुछ बातें इसके बारे में। अब हम इसका पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर। नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर आप देखिए, ये तो एक कॉलोनी है, ये आपको दिख रही है कॉलोनी, जो मटर के दाने के बराबर हो जाती है बड़ी होकर के, और इसके अंदर असंख्य तंतु होते हैं नॉस्टॉक के। ये तंतु है, देखिए ये एक फिलामेंट है, लेकिन ये ऑसिलेटोरिया से बिल्कुल भिन्न है। आपने ऑसिलेटोरिया पढ़ लिया है, बिल्कुल भिन्न है। इसकी कोशिका गोल है, गोल गोल कोशिका है, और इसकी आकृति ऐसे लगती है जैसे माला पड़ी हुई है, मोतियों की एक माला, बहुत खूबसूरत सी मोतियों की माला की आकृति आपको नजर आती है। ये कहीं से भी शाखित नहीं है, ये तंतु आप देख लीजिए, कहीं से भी शाखाएं निकली नहीं है। इस कॉलोनी में, ये म्यूसिलेज या आवरण से बनी हुई कॉलोनी में असंख्य ऐसे तंतु हैं, आपस से गुत्थम गुत्था होकर के ये पड़े रहते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखिए, ये एक ट्राइकोम कहलाता है, फिलामेंट को हम ट्राइकोम कहते हैं, अशाखित है। इसके अंदर बाहर श्लेष्मा का आवरण है, आपको ये पतली परत दिख रही है, ये एक श्लेष्मा का आवरण है।
सामान्यतः हर एक जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जैसे कि ऑसिलेटोरिया की बताई थी। मैंने सामान्य जो लक्षण बताए थे शैवालों के, जब मैंने जनरल कैरेक्टर्स में सेल स्ट्रक्चर बताया था, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है वही सेल स्ट्रक्चर इसका है, केवल शेप गोल है। उसमें मैंने आपको रेक्टेंगुलर शेप बताई थी, ये शेप गोल है। बिल्कुल सेम का सेम वही स्ट्रक्चर आपको गोलाई में बना करके यहाँ पर दिखाना है। मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उसको करा चुकी हूँ। अब आप देखिए इसमें क्या पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका में वही न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, सेंट्रोप्लाज्म होगा, क्रोमोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। कोई माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और क्रोमेटोफोर्स फैले रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, क्योंकि वो प्रिमिटिव क्लोरोप्लास्ट है जो ट्यूब्स के रूप में बिखरा रहता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। इसके अंदर भी पिगमेंट्स कौन से पाए जाएंगे, वही जो मैंने ऑसिलेटोरिया में लिखाए हैं। आप लिख सकते हो क्लोरोफिल ए इसके अंदर पाई जाएगी, कैरोटीन होगी, ज़ैंथोफिल होगी, ठीक है। ज़ैंथोफिल के अलावा सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन, ये पिगमेंट्स इसके क्रोमेटोफोर्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन, जैसे कि मैंने ऑसिलेटोरिया में भी आपको बताए थे। अब देखिए इसके जो पूरी ये जो फिलामेंट है इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये वाली कोशिका अलग दिख रही है। एक वही कोशिका सेम यहाँ बनी है, वही कोशिका सेम यहाँ पे बनी है। इसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये कोशिका भिन्न है थोड़ी सी बाकी कोशिकाओं से, इसको हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये थोड़ी साइज में बड़ी होती है दूसरी कोशिकाओं से, लाइट येलो कलर की होती है, फ्लैट होती है और इसकी भित्ति बहुत मोटी होती है। इसकी भित्ति बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो ये कोशिका दूसरी कोशिकाओं से भिन्न है, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इसको मैंने यहाँ बड़ा करके बनाया हुआ है हेटेरोसिस्ट को। ये हेटेरोसिस्ट बड़ी करके बनाई है। ये टर्मिनल भी हो सकती है, यानी इस तंतु के एकदम लास्ट में लगी हो सकती है, इधर भी लगी हो सकती है, और इंटर कैलरी भी हो सकती है। इंटर कैलरी का मतलब इस तंतु में, जैसे मैंने ये दिखाई है, ये बीच में मौजूद है। ये वाली कोशिका यहाँ पे तंतु में बीच में मौजूद है, यानी ये हेटेरोसिस्ट यहाँ लास्ट में भी पा सकती है, उसको हम टर्मिनल हेटेरोसिस्ट कहेंगे, और बीच में पाई जाती है तो उसको हम इंटर कैलरी हेटेरोसिस्ट कहते हैं। काम क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन या जनन में भी ये हेल्प करती है। ये जो कोशिका है ये भिन्न है और ये जनन में भी हेल्प करती है। इसकी बहुत मोटी भित्ति होती है, ये श्लेष्मा का आवरण है, बहुत मोटी भित्ति। इसमें 2 पोलर नोड्यूल पाए जाते हैं और बीच में ये सारे के सारे क्या है, क्रोमेटोफोर्स। ये सारे क्या है, क्रोमेटोफोर, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। क्रोमेटोफोर, ये ट्यूब्स दिख रहे हैं, ये क्या है, क्रोमेटोफोर, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, जिसमें ये सारे पिगमेंट्स मौजूद हैं। ये दोनों पोलर नोड्यूल है, इसमें ये म्यूसिलेज का आवरण है। बहुत मोटी भित्ति है, ये सारी की सारी जो भित्ति है ये बहुत मोटी भित्ति इसकी पाई जाती है। ये है हेटेरोसिस्ट की संरचना, और ये किसमें मदद करती है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में और जनन में भी मदद करती है। अब आप देखिए इसमें 2 पोलर नोड्यूल है, 1 और 2। जब ये लास्ट में मौजूद होती है यहाँ टर्मिनल पोजीशन पे, तो इसमें अंदर की तरफ वाला नोड्यूल मौजूद होता है, बाहर की तरफ वाला नोड्यूल मौजूद नहीं होता। इधर की तरफ का तो नोड्यूल होगा, इधर की तरफ का पोलर नोड्यूल नहीं होगा। लेकिन अगर ये बीच में हेटेरोसिस्ट है, जैसे इस तंतु के बीच में है, तो इसमें दोनों पोलर नोड्यूल्स मौजूद होते हैं, दोनों मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक और संरचना आपको दिख रही है, ये मैंने जो कोशिकाएं दिखाई है 1, 2, 3, ये बहुत मोटी भित्ति की है। इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड भरा हुआ है, साइनोफाइसियन स्टार्च भरी हुई है, ऑयल भरा हुआ है, इसके अंदर ऑयल तेल भरा हुआ है। इसको बोलते हैं अकाइनीड्स। इनको क्या बोलते हैं, अकाइनीड्स। ये मदद करती हैं जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, सूखा पड़ जाता है, तब इस तंतु को जीवित रखने में ये मदद करती है। ये कोशिकाएं जीवित रह जाएंगी, बाकी सारी मर जाएंगी। जब सूखा पड़ जाएगा, बिल्कुल जब पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि जलीय पादप है, जल में ही जिंदा रहता है, लेकिन अगर सूखा पड़ गया तो ये जो अकाइनीड्स हैं ये बन जाती हैं।
इनके चारों तरफ एक मोटी सी भित्ति बन जाती है, बहुत कई परतों की। उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में फूड स्टोर्ड रहता है और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है यानी केंद्रक जो है बिखरा हुआ प्रिमिटिव केंद्रक, वो संरक्षित रहता है। हीट जो है सूर्य की गर्मी इसके अंदर के न्यूक्लियोप्लाज्म को नष्ट नहीं कर पाती, क्रोमोसोम्स उसके पूरे सुरक्षित रहते हैं और बाकी तंतु सारा नष्ट हो जाता है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, पानी आ जाता है, तो ये जो अकाइनीट है इसकी भित्ति टूट जाती है जो मोटी भित्ति थी, और अंदर का प्रोटोप्लाज्म जो जीवित है वापस से विभाजन करके नया तंतु बना लेता है। तो विपरीत परिस्थितियों को टालने में, उनको ख़त्म करने में ये अकाइनीट्स जो हैं उस पीरियड में सरवाइव कर जाती हैं और तंतु को जिंदा रखती हैं। ठीक है, तो पेरिनेशन में काम आती है। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, ये हुई हेटेरोसिस्ट की संरचना। नाइट्रोजन फिक्सेशन में और रिप्रोडक्शन में काम आती है हेटेरोसिस्ट। ये पूरी संरचना आप अच्छे से इसको उतार लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं इसका जनन। जनन पढ़ते हैं हम। नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन वैसे ही जैसे मैंने ऑसिलेटोरिया में बताया था, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोफाइसी है, लैंगिक और अलैंगिक जनन नहीं होता, केवल कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया, अकाइनीट और हेटेरोसिस्ट, इन 4 तरीके से नॉस्टॉक के अंदर जनन की प्रक्रिया होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है मैकेनिकल इंजरी, किसी भी वजह से, बाहरी किसी तत्व की वजह से जो ट्राइकोम है, तंतु है, वो विघटित हो जाता है, टूट जाता है। जितने टुकड़ों में टूटता है वो प्रत्येक टुकड़ा नया तंतु बना लेता है अपने अंदर, माइटोसिस के द्वारा विभाजन करके, और नया तंतु बन जाता है। नई कोशिकाएं बनती हैं, उतना ही बड़ा तंतु वापस बन जाता है। फ्रेगमेंटेशन किसी भी वजह से हो सकता है। मैकेनिकल इंजरी, पानी का बहाव तेज हो गया, कोई चीज़ आके टकरा गई, किसी कीड़े ने काट लिया तो तंतु टूट जाता है। ठीक है। हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया मैंने ऑसिलेटोरी में बताया था कि किसी आंतरिक वजह की वजह से अगर टूटता है तंतु तो प्रत्येक टुकड़े को हार्मोगोनिया कहते हैं। अभी मैंने जो आपको पहले डायग्राम बताया, वहाँ जहाँ पे हेटेरोसिस्ट मौजूद है उस जगह पे सामान्यतः तंतु टूट जाता है। जहाँ हेटेरोसिस्ट मौजूद है उस जगह से तंतु सामान्यतः वीक होकर के वहाँ से टूट जाता है, और जितने टुकड़ों में टूटता है उतने ही हार्मोगोनिया बन गए, हार्मोगोनिया कहलाते हैं। वही तंतु के टुकड़े क्या कहलाएंगे? हार्मोगोनिया। और प्रत्येक हार्मोगोनिया अपने माइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपनी कोशिकाओं की संख्या बढ़ा करके नया तंतु बना लेता है। तो हार्मोगोनिया किससे बनेंगे? हेटेरोसिस्ट इसकी टूटने का कारण बनते हैं। अकाइनीट्स का मैंने आपको अभी पिछले उसमें समझा ही दिया है। अभी जो डायग्राम बनाया था कि अकाइनीट्स जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, सूख जाता है, तब बनती हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में फूड स्टोर रहता है, साइनोफाइसियन स्टार्च रहती है, ऑयल रहता है। जब परिस्थिति और बाकी तंतु पूरा सूख के खत्म हो जाता है, जब नई परिस्थितियां आती हैं, पानी आ जाता है, तब ये अकाइनीट्स की जो मोटी भित्ति है वो टूट जाती है और अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो दोबारा माइटोसिस के द्वारा अपनी कोशिकाओं की संख्या बढ़ा के नया तंतु बना लेता है। लास्ट है हेटेरोसिस्ट, जो है ये जनन में भी दूसरी तरीके से भी काम करती है। जैसे ये हेटेरोसिस्ट है, इसके जो अंदर का कंटेंट है साइटोप्लाज्म वो 2 में विभाजित हुआ, 2 से 4 में हुआ और 4 से कई में विभाजित होकर इसकी ये भित्ति जो मोटी भित्ति है वो साइड से टूट जाएगी और इसके अंदर नया फिलामेंट तैयार हो जाएगा, किसका? नॉस्टॉक का। तो नॉस्टॉक में जो जनन है वो वेजिटेटिव ही है, अलैंगिक और लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया, अकाइनीट और हेटेरोसिस्ट के माध्यम से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। हेटेरोसिस्ट हार्मोगोनिया बनने का कारण बनती है, टुकड़े जो टूटते हैं वहीं से टूटते हैं जहाँ पे हेटेरोसिस्ट मौजूद है। अकाइनीट का मैंने सारा समझा दिया। हेटेरोसिस्ट के अंदर विभाजन होकर के नया तंतु बन जाता है। इस प्रकार से ये साइनोफाइसी जो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल जो क्लास आपके कोर्स में उसके केवल 2 मेंबर्स थे, ऑसिलेटोरिया और नॉस्टॉक, वो दोनों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।